अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है स्पेसिफिक हीट के अबाउट, जिसके लिए हम ये सारी चीज़ें पीछे से पढ़ कर आ रहे थे। चैप्टर 4 जब से स्टार्ट किया है, सिर्फ ये सारी चीज़ें हम क्या है स्पेसिफिक हीट को पढ़ने के लिए उसकी बेसिक्स को पढ़ रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल है किसी सब्सटेंस का, अगर हम उसको 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, कितना राइज करते हैं 1 सेंटीग्रेड, तो जो उसकी हीट होगी, जो उसको हीट रिक्वायर होगी, उसको हम क्या है स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ डी क्यू हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज डी टी, देन इसको हम क्या कहेंगे स्पेसिफिक हीट, जिसको हम C इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी कहते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, एक सब्सटेंस है जिसकी हमारे पास 1 ग्राम मैस है, ठीक है। इस पे हमने क्या है, पहले इसका जो टेम्परेचर है वो T है। जब हम इसको कोई हीट दी, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट, तो इसका टेम्परेचर T से डी टी हो गया, मीन्स T प्लस डी टी। तो इसको हम क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट को कैसे लिखेंगे, डी क्यू ओवर डी टी। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये 1 ग्राम, ये जो मैस है इसको 1 ग्राम ही लिया गया है, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी यूनिट टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया। ये इसकी डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम क्या है हीट कैपेसिटी को जब पढ़ेंगे तो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब ये हमारे पास बुक में लिखा गया है आर के पुरी की, कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट हीट रिक्वायर होती है। वो कैसे, अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, यहाँ पे मेरे पास अगर 2 बीकर हैं, ठीक है, और एक में हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे एक ऊपर से क्या है फिक्स्ड है उसका वॉल्यूम, और एक हमारे पास क्या है मूव नहीं कर सकता। इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं लगाते, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई गैस मौजूद है, ठीक है। तो क्या होगा, जिसका हमारे पास अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे, नीचे से हीट देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जो फिक्स्ड वॉल्यूम वाला है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास प्रेशर कुकर होता है, उसकी एग्जांपल ले लें। लेकिन जिसका हमारे पास क्या है ऊपर से पिस्टन फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकता है, तो वो जब इसको हीट मिलेगी तो वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। जैसे कि गैस एक्सपैंड होती है तो वो क्या है एक्सपैंड हो जाएगा, और उसकी हीट स्पेसिफिक हीट अलहदा होगी, और जिसका हमारे पास फिक्स्ड है पिस्टन, उसकी अलहदा होगी। तो यहाँ पे बुक में बताया गया है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने भी यही बता दिया है। अगर ये कांस्टेंट इसका वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी मुख्तलिफ होगी दोनों की। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख लें एक केस के लिए और एक को के लिए ना रखें, तब भी हमारे पास दोनों के लिए डिफरेंट आएगी। और ये इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशंस है कि सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, ठीक है। ये हमारे पास सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी, ठीक है। ये एम सी क्यूज़ भी आ सकता है, लेकिन जब हम सॉलिड्स के लिए देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट क्या है इक्वल होंगे। वो अभी हम डिस्कस इसको करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एडेड टू अ सिस्टम इज यूज्ड इन 2 वेज। अब हमने
थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ तो पहले से ही हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ पे बुक में बताया गया है कि हीट एडेड टू सिस्टम इज यूज्ड इन टू वेज, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो सिस्टम को हम हीट देते हैं वो दो वेज में हमारे पास यूज होती है। फर्स्ट इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, मीन्स डी यू क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास है क्या, वर्क करेगा। वर्क कैसे होता है, उस सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या है, ये चीज़ शो करता है। और ये जो रिलेशन है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ये हमने थर्मोडायनामिक्स में निकाला था, ठीक है। जो मेरे चैनल एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स पे थर्मोडायनामिक्स मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये रिलेशन हमने निकाला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और आप इससे वाकिफ भी होंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर हमने ये निकाला था। तो यहाँ से हमने क्या नतीजा निकाला कि डी क्यू जो अमाउंट ऑफ हीट है वो किस सब्सटेंस को जब दी जाती है तो वो दो वेज में यूज़ होती है। पहला वे है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देती है, दूसरा है उस पर कोई ना कोई वर्क करती है। वर्क कैसे होता है, उसका जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करता है। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है, अगर हमारे पास जैसा कि पिस्टन हमारे पास फिक्स नहीं है और इसको हम नीचे से हीट देते हैं तो वो हमारे पास क्या है, पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा, गैस एक्सपैंड करेगी, तो इस तरह इसका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सॉलिड के केस में हमारे पास क्या है, ऐसा नहीं होता, उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या है, सेम रहता है। इफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट देन, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म हमारे पास डी वी क्या है, ज़ीरो हो जाएगी, और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू लिखा जाएगा। अब डी क्यू की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी इंटू वी। अब बुक वाले ने इसको u को e के साथ डिनोट किया हुआ है, तो इस चीज़ से नहीं घबराना, आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। और ये हमने डी क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर ही निकाला हुआ है, तो यहाँ पे डी क्यू को रहने दें, तो ये इसको हम सी पी कह सकते हैं कि ये हमारे पास सारा रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। या इसको आप क्या है, एंथैल्पी को यूज़ करते हुए यूजिंग ये रिलेशन निकाल सकते हैं। डी एच ओवर डी टी जब आप निकालेंगे तो वो यही डी क्यू ओवर डी टी आ जाएगा, और डी एच ओवर डी टी हमारे पास सी पी के इक्वल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी का रिलेशन। तो ये हमने क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में सारी चीज़ें देखी थी। अब हमने क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम देख लिया। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट चेंज नहीं होता। अगर हम देख लें, हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम किसी मेटल जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं, तो अगर हम किसी चीज़ को गर्म करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्लास ले लेते हैं, उसमें पानी डाल के गर्म करते हैं, और तो ग्लास हमारे पास क्या है, सॉलिड। हम ग्लास को गर्म करते हैं, ग्लास का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता ना, बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, लेकिन जो क्या है, नेग्लिजिबल होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और क्या अज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। और इसी तरह अगर हम जो तवा रोटियां पकाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको नीचे से हीट देते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहता है, ठीक है, उसकी शक्ल तो चेंज नहीं होती। तो हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग आती है वॉल्यूम में, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसका वॉल्यूम, उसको हम क्या है, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड्स के केस में हमारे पास क्या है, यही चीज़ होगी, हम क्या है, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या कंसीडर करेंगे कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है जब भी हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट की, तो हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको ले रहे होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब हमने देखा था कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, हाउएवर इन सॉलिड्स ड्यू टू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब सॉलिड्स के केस में मैंने अभी बताया कि जो चेंज इन वॉल्यूम होती है वो बहुत कम होती है। अगर वो बहुत कम होती है,
मीन्स ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो Cp और Cv ऑलमोस्ट क्या है, सेम होते हैं सॉलिड्स के केस में। ऐसा क्यों होता है, ये जब हम अगर वॉल्यूम सेम रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ठीक है, एट कांस्टेंट, ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये ऐसे ही खुला सिस्टम है जिसका पिस्टन मूव कर सकता है। अगर हम इसको हीट देंगे तो ये एक्सपेंड करेगी गैस और इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में अगर हम इसी सिस्टम को देख लें जो कि हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर सॉलिड्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि एट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट होता है ऑलमोस्ट। तो जो एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम वैल्यूज़ निकालेंगे वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम होंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड्स के केस में हम Cp और Cv ऑलमोस्ट क्या है, सेम होते हैं। When we talk about specific heat of solids, then we are dealing with the specific heat at constant volume। ये भी मैंने अभी बताया है कि जब भी हम सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो सॉलिड्स में क्या है, उनके वॉल्यूम में चेंज नहीं आती, तो हम क्या है उनको कांस्टेंट वॉल्यूम डील करते हैं कि ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम डील कर रहे हैं। और आगे वाले जो जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही देखेंगे। Hence heat is used to raise internal energy only। अब हमने क्या पढ़ा था कि हीट हमारे पास क्या है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि टू वेज में हमारे पास हीट कैपेसिटी यूज़ होती है, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए और दूसरा उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, मतलब कोई वर्क करने के लिए। अब सॉलिड्स के केस में वॉल्यूम तो इंक्रीज होता नहीं है, तो एनर्जी सिर्फ किस में यूज़ होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। हीट किस में यूज़ होगी, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। अब इंटरनल एनर्जी भी दो वेज से बढ़ सकती है। दो वेज कौन से हैं, पहला है जब हम हीट देते हैं सिस्टम को तो पहले उसके एटम्स क्या है, नॉर्मली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब हीट देते हैं तो उसके जो एटम्स हैं वो रिग्रेस, ठीक है, मीन्स रैंडम वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा हमारे पास है इन केस ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और जब हम उसको हीट देते हैं तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं सिस्टम में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन सॉलिड्स के केस में ऑलमोस्ट हमारे पास क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेग्लिजिबल होते हैं एज कंपेयर टू दी लेटेस्ट वाइब्रेशंस, ठीक है, लेटेस्ट वाइब्रेशन। तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्पेसिफिक हीट है कि उनकी हीट देने की वजह से जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, और हम क्या लेते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड की स्पेसिफिक हीट है वो ऑलमोस्ट क्या है, ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशंस है। तो हम इसी एजम्पशन को लेकर आगे सारे टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होगी वो सिर्फ ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशंस होगी, ठीक है। बाय एटॉमिक वाइब्रेशंस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज एंड कॉल्ड एज लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट, ठीक है, हम उसको लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट कहते हैं। वाइल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिलेटिवली स्मॉल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत स्मॉल होती है। हर मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, तो हमने जनरल केस करना होता है तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो अब हम क्या है, आगे जितने भी टॉपिक्स करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ क्रिस्टल ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस, ड्यू टू लेटेस्ट वाइब्रेशंस उसको देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है हीट कैपेसिटी, ठीक है, बुक पे लिखी गई है R.K. पुरी की, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ हीट कैपेसिटी क्या होती है। पहले हमने स्पेसिफिक हीट देखी जिसमें हम 1 ग्राम मोल लेते थे, ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल सब्सटेंस, और उसको टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड देते थे। लेकिन हीट कैपेसिटी हमारे पास होती है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द कंप्लीट मास ऑफ और कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड टू 1 सेंटीग्रेड। अगर हमारे पास 1 किलोग्राम, मैं 1 ग्राम की नहीं 1 किलोग्राम,
ठीक है, सब्सटेंस है 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम है, और उस पूरे के पूरे का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड राइज करेंगे, तो उसको हम उस मेटल की या उस एटम की या जो भी कह लें उसकी हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, ये होल सब्सटेंस की बात होगी। जब भी हीट कैपेसिटी की बात होगी वो होल सब्सटेंस की बात होगी। जब स्पेसिफिक हीट की बात होगी तो हम उसको क्या है 1 मोल कंसीडर 1 ग्राम मोल मालिक्यूल कंसीडर करेंगे। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट वो हमने पहले स्टार्ट में भी देखी है, तो वो हमारे पास क्या है पर ग्राम होती है। हीट कैपेसिटी पर ग्राम और पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब हमने हीट कैपेसिटी को देखा है। अब इसके जो अभी हम इनको बुक वाले ने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, लेकिन हमने इनको आगे जाकर यही चीज़ें प्रूव करनी है। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के, उनमें यही चीज़ें प्रूव करेंगे। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं अबाउट हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, पूरे मेटल पूरे सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हीट कैपेसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ सॉलिड्स एट हाई टेम्परेचर इज क्लोज टू 3 Nkb। ठीक है, हमारे पास वो क्या है हाई टेम्परेचर 3 Nkb होती है फॉर 1 मोल। अगर हम 1 मोल लें तो हम n को Na से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एवोगैड्रोज नंबर है। यहाँ पे 20 स्मॉल लिखना था जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और Na इंटू के हमारे पास क्या है, के हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो Na इंटू के हमारे पास क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट R के इक्वल होते हैं, तो इसको हम 3R लिख सकते हैं। तो इसका हम क्या है आगे ग्राफ पढ़ेंगे कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ये बुक वाले ने ऐसे ही बता दिया कि ठीक है ये हमारे पास यहाँ पे 3R होता है, CV की वैल्यू है, और इधर टेम्परेचर होगा इस एक्सिस पे और इधर CV। ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर पे क्या है कांस्टेंट हो जाती है जिसकी वैल्यू फिक्स है 3R। एट लोअर टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर हमारे पास लोअर हो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, तो तब हमारे पास क्या है इंसुलेटर्स के लिए CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब एंड फॉर मेटल्स इट इज़ प्रोपोर्शनल टू T। ये भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। अभी हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा, कोई मॉडल नहीं पढ़ा, ये जस्ट हम क्या है बुक वाला हमें बता रहा है। इन मैग्नेटिक सॉलिड्स द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज नियर द क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, जब हमारे पास मैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं तो हीट कैपेसिटी क्या है नियर द क्यूरी टेम्परेचर इंक्रीज होती है व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स बिकम ऑर्डर्ड। जो किसी भी मेटल में हमारे पास क्या है हमने पीछे EMT और जिस तरह के सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं, और जब वो ऑर्डर्ड हो जाते हैं तो हमारे पास क्या है हीट कैपेसिटी इंक्रीज नियर द क्यूरी टेम्परेचर। अब क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, तो क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है जिसमें मैग्नेटिक सॉलिड अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या है इसके क्यूरी टेम्परेचर की डिफरेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक का लफ्ज़ यूज़ हुआ, तो मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि ये जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं तो ये तब होता है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आगे बताता चलूँ कि हम ठीक है वी विल प्रूव दीज फैक्ट्स इन आवर फर्दर डिस्कशन अबाउट लैटिस हीट कैपेसिटी। आगे हम क्या है डिफरेंट मॉडल्स को देखेंगे। क्लासिकल मॉडल है, आइंस्टाइन का मॉडल है, ठीक है, डिबाय मॉडल है, हम उनको पढ़ेंगे। और इन चीज़ों को क्या है ये जो सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पढ़े हैं इनको हमने प्रूव करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।